आप सभी को मेरा चैनल फैंटेसी ड्रीम पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी और कहानी का शीर्षक है वसीयतनामा। उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा दिल कब से घबरा रहा है, सांस फूला जा रहा है। अर्पणा जी सिसकते हुए बोली, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, बस आ ही रहा है। तुम धैर्य रखो भाग्यवान, इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि रिक्शे पे बैठा और तुरंत आ गया। बगल में नहीं है, तसल्ली रखो। और किशोर जी ने अपनी पत्नी की झूठी तसल्ली के साथ दवाइयाँ दे दी, जिससे उन्हें गहरी नींद आ गई। बाबूजी, मम्मी तो सो गई है, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। सुबह से आपके पेट में एक निवाला नहीं गया है, ऐसे में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रसोई से बाहर आकर छोटी बहू आरती ने खाने की थाली किशोर जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल से खाए थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से अर्पणा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही जवाब दे चुका है कि आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उन्हें जितना हो सके खुश रखिए। अब किशोर जी भी क्या करते। अर्पणा जी की खुशी तो बस अपने बड़े बेटे जय से मिलने में है। घर का बड़ा बेटा जय दूर शहर में जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी जानवी और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो जानवी का मन ससुराल में लगता ही नहीं। कोई न कोई बहाना बनाकर मायके रवाना हो जाती है। जय भी 2 घंटे रुकता है, फिर बीवी के पीछे पीछे ससुराल चला जाता है। अपने छोटे बेटे मनोज को खोने के बाद अर्पणा जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अर्पणा जी का छोटा बेटा मनोज एक सड़क हादसे में मर गया था। उसी की पत्नी आरती अपने सास ससुर के पास रहती और बड़े दिल से सेवा करती। आरती की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीना पहले ही पता लगा कि उनकी पत्नी के पेट में कैंसर है, जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवाया। कहाँ कहाँ चक्कर नहीं काटा, अंदर से पूरे टूट चुके थे। अब वे अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आरती भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। आरती की बेटी पीहू सीधे स्कूल से आकर दादी के पास जाती थी, उनसे बहुत सारे बातें करती थी, स्कूल की सारे बातें सुनाती थी और उसी की वजह से अर्पणा जी की मन बहल जाता था। आरती अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करती थी। मनोज एक समान सी नौकरी करता था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्च खींचते तानते चल जाता था, क्योंकि किशोर जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। बड़े बेटे की पत्नी जानवी को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने देवर और देवरानी की इज्जत ना करते, ना सास ससुर के सुनते थे। जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी, बड़े होने का रौब दिखाती। रसोई में पैर रखना तो दूर, एक चम्मच इधर से उधर उठाती भी नहीं थी। और वे घर खर्च में भी 1 रुपया भी नहीं देती थी, और न ही सास के इलाज के खर्च से उसे कोई लेना देना था। वही आरती धैर्य रखने वाली बहू थी और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। समझदार थी, वे सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही इज्जत देती थी। जब जय की मौत हुई तो मायके वालों की जिद की वजह से मायके तो चली गई, पर 2-4 दिन में ही उसे अपने भाई भाभी का रवैया अच्छा नहीं लगा और वह वापस लौटकर अपने ससुराल ही चली आई। मायके में उसका जीवन नरक हो गया था और वह भाई भाभियों पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने मायके से लौट आने की फैसला किया। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। जेठ जी दूर रहते थे, जो कभी कभी आते थे, और उसे अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी कि आरती की बेटी को हम पाल लेंगे और आरती दूसरी शादी कर ले, पर वे इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वे अपने बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वे खुश रहने लगे थे, पर अर्पणा जी की बीमारी ने सबको तोड़कर रख दिया था। आरती पढ़ी लिखी तो थी, पर अर्पणा जी की देखभाल करने के इरादे से उसने नौकरी न करने की फैसला किया।
किशोर जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। जय को बार बार फ़ोन किया गया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वे नहीं आया। जानवी ने जय के कान भर दिए। उसका कहना था कि आने जाने में बहुत खर्च होगा, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना, हालचाल फ़ोन में ही ले लो। जब मम्मी नहीं रहेगी तभी चले जाना, तब तो जाना ज़रूरी होगा। कितनी बार जाओगे? एक बार हाल पूछने, एक बार मरने के बाद देखने। जय के दिमाग में ये बात बैठ गई और वे अपनी मम्मी अर्पणा जी को जाने का इंतज़ार करने लगा। पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी माँ के प्राण उसमें ही अटका हुआ है। उनकी ममता कब से छटपटा रही थी अपने बड़े बेटे को देखने के लिए। बस आंखें दरवाजे पर ही टिकी होती थी। वे उससे मिलना चाहती हैं, तरस रही हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और अपना पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल जय का था और वे रोज़ अर्पणा जी से न मिलने का कोई न कोई बहाना बना ही लेता था। अपने बेटे जय को अर्पणा जी रोज़ याद करती थी, पर किशोर जी उसे रोज़ झूठ बोल देते थे। बेटा जय कब आओगे? यह कहते हुए वह गहरी नींद में सो गई। और जब किशोर जी उनके लिए गर्मा गर्म चाय लाएं और बार बार बुलाने पर जब वह हिली नहीं तो उनके हाथ से चाय का कप छूट गया। उनके शरीर को वह झकझोरने लगे, पर वह हिली नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बड़े बेटे का इंतज़ार करते करते परलोक सिधार गई। वह बेटा जिसने पहली बार उन्हें माँ कहकर पुकारा था। आरती को रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। किशोर जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे जय को मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदार में से एक ने जय को फ़ोन कर दिया तो जय परिवार सहित दौड़ा चला आया, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ, अब माँ मर गई, अब ज़रूर देखने जाना होगा। अर्पणा जी की मृतदेह रखी हुई थी, सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि अपने बेटे को आगे बुलाइए। यह सुनकर किशोर जी और आरती की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि छोटा बेटा तो कब का संसार छोड़कर जा चुका था। पंडित जी ने बड़े बेटे से कहा, पहले हक तुम्हारा बनता है, छोटे बेटे का तो बाद में। तो जय ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन किशोर जी ने टोक दिया, हमारा कोई बड़ा बेटा नहीं है, अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। यह सुनकर जय को झटका सा लगा। वह गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मुझे करने दीजिए, आखिरकार मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। जय, तूने अपनी सभी हक खो दिए हो। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वह उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मनोज के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वे उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उससे मुंह ही फेर लिया। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। जिंदा थी तो उसे प्यार की ज़रूरत थी, मरने के बाद तू क्या देने आया है? अब तो उसे पता भी नहीं कि कौन उसे देखने आया और कौन नहीं। किशोर जी ने सारी क्रियाक्रम खुद ही किए और जय को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जय और उसकी पत्नी वहीं पर रहे, क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 13वीं बीत जाने पर किशोर जी ने सब रिश्तेदारों से कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात को साक्षी रहें कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी वसीयत बना लिया हूँ। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद एक घर, गांव वाली ज़मीन मैं अपनी बहू आरती और पोती के नाम करता हूँ। अर्पणा की कुछ गहने जो उसने बड़ी बहू जानवी को देने को बोला था, लेकिन अब मैं उसे छोटी बहू को ही देना चाहता हूँ। पापा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते। बड़े बेटे के रहते हुए विधवा बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है, दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब मनोज तो रहा नहीं, तो उसकी बीवी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। जय की पत्नी ने भी हामी भरते हुए कहा, पापा जी, आपको 2 पोते हैं,
फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है देवरानी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। मेरे पति और बच्चे के बारे में नहीं सोचा? अरे हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेशहर में अपना घर ले लेंगे, पर देवरानी तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तुम कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने नहीं आया। जब इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी तब भी नहीं आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी देवरानी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आई? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी एक क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वही आपका सहारा बनेगा। जानवी बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो जायदाद में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू आरती ने निभाया है। आरती ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वे अस्पताल जाना हो, चाहे वे मंदिर जाना हो। आरती ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। आरती ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। आरती अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं। कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई है। यहाँ तक कि उसे नौकरी भी मिल रही थी, पर हमारी सेवा के कारण उसने उसे भी त्याग दिया। छोटी बहू ने ही बड़े बेटे और बड़ी बहू का फर्ज निभाया। जानवी बहू, तुमने इस घर के लिए, हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया? आज तुम्हारे कारण जय ने अपने घर आना छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हें बड़े शहर में और अकेले रहना था। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आरती सिर्फ हमारी वजह से है। उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। पीहू ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। पीहू छोटी है, पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी। अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। पीहू साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया। कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए। इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो। इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। किशोर जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। जय और जानवी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और किशोर जी से माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ, ताकि मेरी बहू, माफ़ करना, मेरी बेटी को मेरे जाने के बाद में परेशानी नहीं हो। जय अपने परिवार को लेकर चला गया। किशोर जी ने अपना लॉकर में आरती का नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वे राशि आरती के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वे उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद आरती और पीहू को कोई परेशानी नहीं हो। अपने बड़े से घर में कुछ कमरे किराए पर उठा दिए, ताकि उसकी किराए से पीहू की पढ़ाई और घर खर्च चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बारे में चर्चित थे। बेटा होते हुए भी बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया हो, वही बहू असली मायने में जायदाद की हकदार हो जाती है। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।